शकुंतला जी दरवाजे के पास खड़ी अपने घर को निहार रही हैं और आंखों से निरंतर आंसुओं की धार बह रही है। उनके पैर उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि मन भारी हो गए हैं। चलो माँ, जल्दी करो वरना पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी, और आप जानती हैं कि हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हुए अभय ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उन्हें बैठाया। दोनों बच्चे उनके साथ पिछली सीट पर और पारुल आगे अभय के साथ बैठ गई। वो आंसुओं से धुंधली आंखों से अपनी सखियों को और अपने घर को तब तक निहारती रहीं जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। मन बोझिल था और शरीर थककर चूर हो गई थी। लगातार रोने से आंखें और सिर भी बहुत भारी हो गए थे। इसी मन और थकान में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सिर पीछे सीट पर टिक गया और आंख लग गई। क्यों जा रही हो? यहीं रहो अपने घर। जो सम्मान कभी कभी जाने से मिलता है वो वहाँ बस जाने से नहीं मिलेगा, आनंद जी ने समझाते हुए कहा। अरे मेरे बेटे का घर है, किसी पराये घर थोड़े ना जा रही हूँ। और आप तो मुझे बिना बताए चले गए। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वे मुंह फुलाते हुए बोली। मैं कहाँ गया हूँ, यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। मेरी बात समझो और यहीं अपने घर में रहो। अब उठो और चलो मेरे साथ। कहते हुए आनंद जी ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। इसी झटके के साथ उनकी आंख खुल गई तो उन्होंने देखा कि अभय का घर आ गया है। लॉन में गमले टूटकर बिखरे हुए थे, इसी कारण अभय को झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ये वही यथार्थ झटका था जो उन्होंने सपने में महसूस किया था। घर पहुंचते ही सोफे पर बैठकर उन्होंने सिर पीछे टिका दिया। उनके मन में सपना भी ताज़ा ही था और वो उसे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि पारुल उनके हाथ में चाय का कप देते हुए बोली, मम्मी आप हाथ मुंह धोकर चेंज कर लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। उन्हें भी भूख कहाँ थी। किसी तरह एक पराठा चाय के साथ खाकर लेटने चली गईं। इस पूरे समय आनंद जी का वो सपना उनका पीछा करता रहा और उसका अर्थ समझने में वो असफल रहीं और इसी उधेड़-बुन में कुछ उन्नीदी सी हालत में सुबह हो गई। अगले दिन आदतन जल्दी नींद खुल गई और वो फिर उसी सपने की सोच में डूब गई। शुरू के दिन अच्छे थे। पारुल हर काम के लिए पूछती थी और बच्चे भी दादी दादी कहकर आसपास ही मंडराते रहते थे। अभय भी ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद उन्हीं के पास रहता था। धीरे ही सही मगर उनका रूटीन भी वापस पटरी पर आने लगा और वो भी घर को अपना समझकर अधिकारों का प्रयोग करने लगी। वहाँ सबके बीच उन्हें अच्छा ही लग रहा था, पर फिर भी उन्हें वहाँ बहुत बोरियत होती थी। सुबह जिस घर में रेलवे प्लेटफॉर्म सी हलचल रहती थी, 9 बजते बजते वहाँ एकदम सूनापन पसर जाता था। फिर वो बालकनी में फूल पौधों को देखते और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए समय काटती थीं और सबके आने का इंतज़ार करती रहती थीं। उस दिन सबके जाने के बाद जब वो बालकनी में जाकर बैठी तो हल्की फुहार पड़ रही थी। ये मानसून की हल्की फुहार उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। कुछ देर यूं ही उन बूंदों को हाथों से उछालते और उनके कोमल स्पर्श को महसूस करते उनका चाय पीने का मन करने लगा। वो उठी और चाय का दूध निकालने के लिए उन्होंने फ्रिज खोला तो वो सामान से ठसाठस भरा था। उसी सामान में दूध का पतीला भी फंसा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दूध का पतीला निकाला तो उसके साथ रखा कांच का कटोरा फिसलकर नीचे गिरा। छन की आवाज़ से उसके टुकड़े और पनीर की सब्जी सब तरफ फैल गई। अब चाय पीना भूलकर वो पहले साफ सफाई में लग गईं। फ्रिज कई दिन पुरानी सब्जियों, कई तरह के गुथे आटे, पुरानी ब्रेड, खट्टे होते दही और अध सड़े फल सब्जियों से पटा पड़ा था। उन्होंने सूंघ सूंघ कर सारी बासी सब्जियों और आटे का अंदाज़ा लगाकर उन सबको हटाया। दोपहर को पारुल और पोती पाखी के आने तक वो फ्रिज का कायाकल्प कर चुकी थी। पारुल ने आते ही हाथ मुंह धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप लोग आ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। फ्रिज खोलते ही पारुल असमंजस की स्थिति में थी। उसने पूरा फ्रिज छान मारा पर उसमें आटा और पनीर की सब्जी कहीं नहीं थी। उसे बार बार फ्रिज में सामान रखते और निकालते देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, वो आटा और पनीर की सब्जी नहीं मिल रही। पारुल ने कटोरों के ढक्कन उठाकर चेक करते हुए कहा, बेटा वो तो मैंने हटा दिए हैं। सब्जी और पनीर दोनों महक रहे थे, पर वो तो मैंने संडे को ही तैयार किए थे। संडे यानी 3 दिन पहले। पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो बीमारियों को न्योता देना है। घर पर हम 4 ही लोग तो हैं, रोज़ ताज़ा बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने पारुल को समझाते हुए कहा, मेरे लिए संभव नहीं है मम्मी, मैं सुबह को गई, दोपहर में लौटती हूँ, फिर मेरी किटी है, मेरा पार्लर है, यही मेरा टाइम है। इसके बाद समय ही कहाँ बचता है, तो मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती। इसलिए मैं पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार तैयार करके रख देती हूँ। वैसे पाखी और अभय को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। पारुल के स्वर में तलखी थी। शकुंतला जी का मन 1 सप्ताह का रखा खाना खाने की कल्पना मात्र से ही खिन्न हो गया, पर उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, पहले तुम अकेली थी, अब मैं भी हूँ,
तो खाना बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। पारुल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सबने मैगी खाई। उस दिन रात का खाना भी पारुल ने बाहर से ही ऑर्डर किया। शकुंतला जी को ये सब सामान्य ही लगा। वो पारुल की नाराज़गी समझ ही नहीं पाई। वो तो बेटे बहू के घर को अपना मान रही थी, जहाँ उन्हें भी कहने और करने का अधिकार था। अगले दिन भी सबके जाने के बाद वो किचन की साफ सफाई में जुट गई। उन्होंने चीनी, चाय पत्ती और मसालों के डिब्बों को अपने हिसाब से लगाया ताकि ये रोज़मर्रा का सामान उनकी पहुंच में रहे। ये सब काम निपटाते तक पारुल और पाखी के आने का टाइम हो गया। एक बार उन्होंने चमचमाती किचन को देखा और अपने आप से कहा, आज तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। वो मन ही मन घर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने बड़े उत्साह से दरवाज़ा खोला और पाखी के हाथ से बस्ता लेते हुए पारुल से बोली, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। पारुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सीधे किचन में चली गई। शकुंतला जी भी दो बोल प्रशंसा के सुनने की ललक में पारुल के पीछे हो लीं। वे खाने की प्लेट निकालते समय बार बार पारुल की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ कहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वे मन महसूस कर रह गईं। खाने के बाद वे कमरे में आराम करने चली गईं। वो दिन भर की इतनी थकी थी कि लेटते ही आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो शाम के 7 बज चुके थे। पारुल और अभय के बीच तेज़ बहस हो रही थी और शायद उसी से उनकी नींद खुल गई थी। तुमने आज भी खाना बाहर से ही मंगवाया है? मैं ये रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकता, अभय झल्ला रहा था। ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, पारुल ने भी तेज़ आवाज़ में कहा। इसमें माँ कहाँ से आ गई और उन्होंने क्या किया है? क्या किया है ये तुम उन्हीं से पूछो। उनसे क्या पूछना है, तुम ही बता दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? इसके आगे सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से बहू बेटे में कलह हो रही है, पर उसके बाद घर में और सबके व्यवहार में कुछ तो बदल गया था जो वो समझकर भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन के बाद रविवार तक घर में खाना बाहर से ही आता रहा और फिर रविवार वाले दिन पारुल ने लज्जों के साथ मिलकर फिर सप्ताह भर का खाना बनाकर फ्रिज में भर दिया और किचन का सामान पहले जैसे ही कर दिया। इस पूरे समय न पारुल ने उनसे कुछ कहा और ना ही कोई शिकायत ही की। वो वैसे भी कम ही बोलती थी। जो कुछ मुखर था वो उसके हाव भाव और काम थे जो उसकी नाराज़गी दर्शाते थे। शकुंतला को पाखी से बहुत स्नेह था, शायद उसे भी हो, पर वो कच्ची उम्र की बच्ची थी और उस पर उसकी माँ का प्रभाव इतना अधिक था कि उस वृत्त के बाहर उसे कुछ समझ नहीं आता था। उन्हें पाखी की सहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो नाइट स्टे के नाम पर हर कुछ दिन में आ धमकती थीं और पाखी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करती थीं। उन्होंने पाखी को समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा, आजकल ऐसी ही सहेलियां होती हैं। जिन सहेलियों और दोस्तों की बात आप करती हैं वो कहानियों में होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी ये बात उनके गले नहीं उतरी थी। उन्हें तो मिसेस शर्मा, बानी और अपनी बाकी सखियाँ याद आने लगीं जो सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थीं। अब वे सबसे ज़्यादा स्नेह पाखी से करती थीं, तो वो चाहती थीं कि वो सौंदर्य के उनके सारे नुस्खे पाखी को बताएं। उनके इन उपचारों और नुस्खों की बड़ी धूम थी। आसपास की सभी लड़कियां उनसे टिप्स लेने आती थीं। उन्हें याद है कि रचना की शादी से पहले रंगत निखारने के लिए उनसे कोई नुस्खा लेने आई थी और उनके बताए मसूर दाल और चंदन के उपटन ने कमाल कर दिया था। मुरझाई सी रंगत वाली रचना अपनी शादी तक पहचान में ही नहीं आ रही थी। इस उपटन ने उसकी रंगत को निखार दिया था, पर यहाँ पाखी पर उनकी दाल नहीं गलती थी। एक बार उन्होंने बड़े जतन से आंवला मेथी का तेल उसके लिए बनाया था, जिसे उसने बड़ी रुखाई के साथ नकार दिया था। उनका मन एकदम रुआसा हो गया था। अभय भी अब कभी कभी ही उनके पास आता था और वो भी औपचारिक हालचाल ही पूछता था। विकी को भी उनका समझाना पसंद नहीं था, तो वो भी उनसे कन्नी काटने लगा था। इस पूरे घर में सिर्फ लज्जो का आना ही उनके लिए राहत का समय होता था। लज्जो घर का काम निपटाते हुए उनसे बातें करती रहती थी, पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती थी। वो रोबोट की तरह अपना काम निपटाती थी, उसे बाकी घरों में भी काम करना होता था। ऐसे में उन्हें कल्लू याद आता था, जो आनंद जी के क्लब चले जाने के बाद सर्दियों में लॉन की गुनगुनी धूप में और गर्मियों में एसी की ठंडक में उनकी कुर्सी के पास बैठा उनके पांव दबाता हुआ अपने गांव और बचपन की बातें करता रहता था। पर यहाँ अभय के यहाँ तो अकेलापन और रुखाई ज़्यादा ही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। उन्हें अच्छे से याद है, वो रविवार का दिन था। वो हमेशा की तरह कमरे में अकेली रामायण पढ़ रही थी। अभय, पारुल, पाखी और विकी सब व्यस्त थे। सबके अपने अपने प्रोग्राम थे। पाखी की सहेली के जन्मदिन की पार्टी थी, विकी का क्रिकेट मैच था, पारुल की किटी थी और अभय को क्लब जाना था। मतलब सबके कार्यक्रम सुबह से तय थे। शकुंतला जी अकेले बैठे बैठे उब गईं तो बाहर आकर हॉल में बैठ गईं कि कोई तो दिखेगा। घर की हलचल में प्रत्यक्ष न सही परोक्ष ही शामिल होंगी।
बाहर आकर देखा तो सब तैयार थे। मम्मी दरवाज़ा बंद कर लीजिए और हाँ, आपका खाना रखा है, अगर ठीक लगे तो रोटी बना लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है, शाम तक लौट आएंगे, पारुल ने कहा और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार किए चारों निकल गए। वो चुपचाप उठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अब उन्हें तेज़ भूख लग रही थी। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी। एकादशी का व्रत जो था, उन्हें लगा शायद किचन में बहू कुछ व्यवस्था करके गई होगी। जाकर देखा तो फलाहार का कोई प्रबंध नहीं था। आलू मटर की सब्ज़ी कुकर में थी और थोड़ा आटा गुथा रखा था। उनका मन भर आया और वो मुंह में थोड़ी चीनी डालकर और पानी पीकर वापस कमरे में लौट आई। पता नहीं कब बैठे बैठे आंख लग गई और जब आंख खुली तो घंटी की आवाज़ से जो लगातार बज रही थी, उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला तो देखा पाखी और पारुल थे। गुलाबी ड्रेस और खुले बालों में पाखी बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देख उन्होंने बढ़कर उसके गाल सहलाने चाहे तो उसने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मामा कितनी बार कहा है कि एक चाबी अपने या मेरे पास रखा करो, और आप हैं कि सुनती ही नहीं और किसी को भी चाबी देकर चल देती हैं। किसी को भी? मैं किसी को भी हूँ? वो अवाक पारुल का चेहरा देख रही थी। पारुल के चेहरे पर कोई भाव न देखकर उनका मन कसैला हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह से भूखे पेट अब सिर दर्द करने लगा था तो वो मन मार कर उठी कि बहू से कुछ फलाहारी बनाने को कहें। बाहर निकली तो देखा कि तब तक विकी और अभय भी लौट आए थे। सब शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहीं जा रहे हो अभय? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, हम मूवी जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी, आप लज्जो से काम करवाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, अभय की जगह पारुल ने जवाब दिया। उनसे कुछ और पूछते नहीं बना और लज्जो के जाने के बाद वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गईं। उनका मन बेहद उदास था और कई तरह के सवाल जवाब उनके मन में उठ रहे थे। क्या इसी उपेक्षा और अकेलेपन के लिए वो यहाँ आई थी? ये सवाल बार बार उनके मन में कौंध रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। उन्होंने अधिक देर करना ठीक नहीं समझा और तुरंत घर वापसी की टैक्सी बुक करके मिसेस शर्मा को फ़ोन किया। मिसेस शर्मा, मैं रात 9 तक पहुँच रही हूँ। मैं आज व्रत हूँ, क्या तब तक कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो पाएगा। मैं और सुमित्रा जी भी व्रती हैं, आप तो बस जल्दी से आ जाइए, साथ में व्रत खोलेंगे। मिसेस शर्मा की आवाज़ में उत्साह स्पष्ट था। उनके उत्साह और स्नेह ने शकुंतला जी के मन को मिठास से भर दिया और फिर तो उनके हाथों को जैसे पंख लग गए हों और उन्होंने झटपट अपना सामान बांधा और टैक्सी की राह देखने लगी। आज उन्हें अपने सपने का अर्थ समझ आ गया था। दोस्तों, शकुंतला जी ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।